हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू साइंस ट्यूशन हब। कैसे हो आप सब? आई होप सारे अच्छे होंगे एंड पढ़ रहे होंगे। समर वेकेशन का बहुत अच्छे से यूज करना है। जितना आपको एंजॉय करना है उतना ही आपको पढ़ाई भी करनी है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हमने जो पहले चैप्टर पढ़ा है मैटर इन आवर सराउंडिंग, आज उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डेफिनेशंस करेंगे। डेफिनेटली हमने चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है। उसके बाद उसके क्वेश्चंस जब तक हमें नहीं पता होंगे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, उसको कैसे आंसर करना है, तो उसका कोई यूज नहीं। तो आज हमारा यही टॉपिक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड डेफिनेशंस ऑफ मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर। पहले डिफाइंस करेंगे डेफिनेशंस। फर्स्ट डेफिनेशन, मैटर इन अवर सराउंडिंग। मैटर क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ मैटर इन अवर सराउंडिंग इज मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड दैट हैव मास इज नॉन एज मैटर। कोई भी चीज जिसका मास है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके पास वॉल्यूम भी है, दैट इज कॉल्ड मैटर। काइनेटिक एनर्जी, हम जो ये मोशन कर रहे हैं इसमें जो एनर्जी पोजेस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एक मोशन पोजेस करते हैं, वो मूविंग होते हैं। हमने उसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, दैट पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। तो अगर वो कॉन्टिन्यूसली मूविंग, दैट मीन्स दे आर पोजेसिंग काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ मैटर ड्यू टू देयर मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन क्या? वो एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, हमें वो मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो डिफ्यूजन क्या है? द इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर इज नोन एज डिफ्यूजन। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन, वो अपने आप हो जाते हैं। हम एक बीकर लें, उसमें पानी लें, उसमें इंक का एक ड्रॉप डालें, हम थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व करेंगे, वो अपने आप पूरा मिक्स हो गया। तो वो मिक्स होने को हम क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नाउ नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है बच्चों? जहाँ पे हमारा सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट कर जाए जिस टेम्परेचर पे, उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। The minimum temperature at which solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure, उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम प्रेशर लेंगे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 एटमॉस्फेयर। उस पे जो सॉलिड से लिक्विड वो बना स्टार्ट हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसे बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब सेम इज विद बॉइलिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग at the atmospheric pressure is known as boiling point. जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है टू बिकम गैस, टू बिकम वेपर, दैट इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। नाउ latent heat of fusion, the amount of heat energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point। जब वो सॉलिड से मेल्ट होना स्टार्ट करता है तो क्या होता है बच्चों? उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। तो वो जो हीट ले रहा है जिससे कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, दैट इज लेटेंट हीट। तो जब हम सॉलिड से लिक्विड करते हैं तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब लिक्विड से गैसेस में करते हैं तो उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हमारी नेक्स्ट डिफाइन कौन सी होनी चाहिए बच्चों? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। The amount of heat energy required to change 1 kg of liquid into gas at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization. Atmospheric pressure पे जब हम लिक्विड को बॉयल करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है? उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, तभी वो दूर दूर जाएंगे, तभी वो गैसेस की प्रॉपर्टी अटेन करें। तो उसमें जो हीट कंज्यूम हो रही है, जो कि हिडन हीट बोलते हैं, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन to break their intermolecular force of attraction, evaporation। और जो बॉइलिंग वाटर वेपर जो बनते हैं वो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा बॉइलिंग पॉइंट पे बनते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से पहले भी हम पानी थोड़ी देर धूप में रख दें, उसके वेपर्स बन जाएंगे। तो क्या बाहर का एटमॉस्फेयर 100 डिग्री सेल्सियस है जो कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट है? तो नहीं है वो। तो उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं जिसमें बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वाटर के वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं? The phenomena of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे कोई भी टेम्परेचर 30, 40, 50 डिग्री सेल्सियस, उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। अब बच्चों हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। हाउ एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ अंडर वाटर, ये आपका लिक्विड से क्वेश्चन लिया गया है, उसमें डिफ्यूजन वाला।
तो उसमें क्या बताया गया है, जो गैसेस हैं वो लिक्विड में डिफ्यूज फॉर्म में होती है। नाउ एवरी ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन टू रिक्वायर एक्सेप्ट फ्यू, जो अपनी खुद बना सकते हैं अपना फूड, ऑटोट्रॉफिक होते हैं जो, उसके अलावा क्या है, सबको, सारे ऑर्गेनिजम्स को ऑक्सीजन चाहिए। तो जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है वो तो पानी में है, वो ऑक्सीजन कैसे ले रहे हैं? तो जो डिफ्यूजन है लिक्विड गैसेस का लिक्विड में, जो ऑक्सीजन है वो लिक्विड में वाटर में डिफ्यूज हो जाती है, जिसकी वजह, और वो डिफ्यूज ऑक्सीजन ही वो लेते हैं aquatic organism. The aquatic organism can breathe underwater due to presence of dissolved oxygen in water. जो ऑक्सीजन में डिजोल्व होती है, सॉरी जो वाटर में डिजोल्व होती है ऑक्सीजन, वही लेते हैं और उसी से वो अपना उनका सर्वाइवल होता है। What about a rubber band? Can it change its shape on stretching? Is it a solid? अब हमने सॉलिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी दैट दे हैव डेफिनिट शेप, बट हम बोल रहे हैं यहाँ पे, ये बोल रहे हैं कि रबर बैंड है वो, अगर हम सॉलिड बोल रहे हैं तो वो तो स्ट्रेच हो जाती है। तो व्हाई इट इज सो, क्यों होती है वो? क्योंकि उसमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है बच्चों। जब तक हम उसे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, वो अपनी एक शेप में है, उसकी अपनी एक प्रॉपर शेप है, बट हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से उसकी शेप चेंज हो रही है। A rubber band changes shape under force and regain the same shape when the force is removed. हम फोर्स हटाएंगे, उसकी शेप क्या होगी, वो पहले जो शेप में थी वो उसी शेप में आ जाएगी। इफ एक्सेसिव फोर्स अप्लाइड इट ब्रेक्स, डेफिनेटली अगर हम किसी चीज पे एक्सेसिव फोर्स लगा रहे हैं तो वो ब्रेक हो जाएगा। अब ये पेन है, इस पे हम एक लिमिट तक फोर्स लगा रहे हैं, इट विल नॉट ब्रेक, बट हमने एक्सेसिव फोर्स लगाया तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। What about sugar and salt when kept in different jars? These take the shape of the jar. Are they solid? अब बच्चों इसमें देखो, हमने शुगर को एक जार में फिल किया, तो वो एक शुगर तो नहीं है ना, वो बहुत सारी शुगर है। वो बहुत सारी शुगर हम जिसमें लेंगे, अगर हम पाम में ले रहे हैं तो वो पाम की शेप लेंगे, बट एक इंडिविजुअल क्रिस्टल, एक इंडिविजुअल जब आप शुगर का या सॉल्ट का क्रिस्टल लोगे तो उसकी अपनी एक डेफिनेट शेप है, वो सारी प्रॉपर्टीज जो कि एक सॉलिड की होती है उनको वो फॉलो करता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी हमारी बोलती है द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड। एक इंडिविजुअल जो शुगर या सॉल्ट का क्रिस्टल है उसकी शेप हमेशा फिक्स होती है। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, पुट इट इन अ प्लेट और इन अ जार, हम उसे अब जब हम उसे कहीं पे भी रख ले उसकी इंडिविजुअल की शेप वही रहेगी। What about a sponge? It is a solid, yet we are able to compress it. अब बच्चों स्पॉन्ज हम उसे बोल रहे हैं सॉलिड, बट येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। व्हाई? बिकॉज उसके अंदर होल्स होते हैं, उसके अंदर पोर्स होते हैं जिसमें एयर फिल्ड होती है। व्हेन वी कंप्रेस इट तो क्या हो रहा है बच्चों, एयर जो है वो बाहर जा रही है, एयर बाहर जा रही है तो वो कंप्रेस हो पा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो सॉलिड की प्रॉपर्टीज है उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करता है। A sponge has minute holes in which air is trapped. When we press it, the air is expelled out and we are able to compress it. उसे हम प्रेस करेंगे, एयर बाहर जाएगी और वो कंप्रेस हो जाएगा। बच्चों इसमें एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, तो बहुत ध्यान से। Which of the following are matter? बच्चों मैटर इनमें से कौन सा है? चेयर। क्या चेयर मैटर है? चेयर का अपना खुद का मास है, चेयर एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसकी खुद की वॉल्यूम है, तो डेफिनेटली चेयर इज मैटर। चेयर इज अ मैटर। एयर, अब एयर में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है भाई, क्यों होता है कंफ्यूजन? क्योंकि बच्चों को लगता है भाई एयर तो दिखाई नहीं दे रही, वो तो एग्जिस्ट, बस हमें फील हो रही है, बट नो, एयर में बहुत सारी गैसेस होती है बच्चों, और हमें पता है हर गैस का अपना मास होता है। हम ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सबका अपना मास होता है, सबका अपना वॉल्यूम। हम एयर को जब बलून में फिल करते हैं तो वो अपना एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है ना, तो डेफिनेटली एयर इज ऑल्सो अ मैटर। लव हैज नो मास, इट नीदर इट ऑक्यूपाई एनी स्पेस, सो लव इज नॉट मैटर। स्मेल, अब जो स्मेल में भी कंफ्यूजन होती है, देखो एक एग्जांपल है स्मेल एंड एक है स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल इज अ सेंसेशन, हम कोई चीज स्मेल कर रहे हैं, हमने बोला हाँ 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 स्मेल आ रही है, इट्स नॉट मैटर, उसका कोई मास थोड़ी है। बट इफ वी आर सेइंग स्मेल ऑफ परफ्यूम या स्मेल ऑफ हॉट फूड, जो हमें फ्रेगनेंस आती है, कोई भी
जब हम किसी स्पेसिफाई बोल रहे हैं, अभी हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं क्या, परफ्यूम। तो बच्चों परफ्यूम के पार्टिकल्स, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स होंगी, वो मूव करके आई होंगी, तो उस पार्टिकल का, वो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स का कोई मास होगा, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई, स्पेस ऑक्यूपाई करेंगी। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम इज मैटर, बट ओनली स्मेल इज नॉट मैटर। Hate doesn't have any mass, neither it occupy any space. It's just a sensation, it's just a feeling. So hate is not a matter. Almonds definitely they have mass, they occupy space. तो almonds क्या है, matter है. Thoughts no, they are not matter. Definitely वो हमारी thinking है, उसका कोई space occupy नहीं कर रहा है, वो neither उसका कोई mass है, तो वो matter नहीं है. Cold is not matter. Lemon definitely अपना उसका मास होता है, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. Water, yes, even a single droplet of water has its mass, has its volume. So even a single small drop of water is also considered as a matter. तो ये बच्चों ये आपके मैटर हैं. एंड smell, love, hate, thought, these are not matter. Now give reasons. The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell of cold food you have to go close. अब बच्चों ऐसा होता है जब कोई गरम गरम खाना बन रहा है, सपोज मम्मा हलवा बना रही है, हलवे की खुशबू आपको दूर तक भी आ जाएगी, बट जब वो हलवा ठंडा हो गया है तो क्या आपको उतनी दूर से आपको अपने रूम में बैठे बैठे खुशबू आ जाएगी? नहीं आएगी. वाई इट इज सो? बिकॉज जब वो चीज गर्म है, टेम्परेचर ज्यादा है. टेम्परेचर ज्यादा क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या उस जो पार्टिकल्स है अरोमा के, जो फूड के पार्टिकल्स है एयर में, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी. काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है तो क्या उनमें डिफ्यूजन ज्यादा होगा, वो ज्यादा ट्रेवल करेंगे, मतलब उनमें डिफ्यूजन ज्यादा है, वो ज्यादा दूर तक जाएंगे, एंड डेफिनेटली वो हमारे रूम तक भी उसकी स्मेल आ जाएगी. बट हॉट फूड है वहाँ पे, सॉरी कोल्ड फूड है, वहां पर क्या है, टेम्परेचर लो है. टेम्परेचर लो है तो वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, बहुत कम. अगर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है तो उनमें डिफ्यूजन भी बहुत कम है, एंड डिफ्यूजन कम है तो डेफिनेटली वो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे. हमें बहुत क्लोज आना पड़ेगा उनकी स्मेल लेने के लिए. As temperature increases, rate of diffusion increases due to increase in the kinetic energy. As temperature decreases, diffusion also decreases, since the temperature of hot sizzling food is high compared to the cold food. The smell of compared to the cold food, the smell of food reaches you several meters away. तो हॉट फूड है उसकी दूर तक भी आ जाएगी बिकॉज उसमें डिफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है पार्टिकल्स में, और कोल्ड फूड में क्योंकि टेम्परेचर कम है तो डिफ्यूजन कम है, और तो वो दूर तक नहीं आ पाएगी. A diver is able to cut through water. Cut through water in a, सॉरी बच्चों ये 2 बार लिखा गया, in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? अब बच्चों क्या है, एक डाइवर है स्विमिंग पूल में, वो वाटर को साइड में कर सकता है. क्यों? अगर कोई सॉलिड है उसको तो नहीं कर पाए. तो यहीं पे बोल रहे हैं कि ऐसा ही कौन सी प्रॉपर्टी हमें शो हो रही है, क्या उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेसेस हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं कि उनको ओवरकम नहीं किया जा सके. जब डाइवर उसमें फोर्स अप्लाई करता है, वो ऐसे करते हैं, वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टू मेक द पार्टिकल्स अवे, तो उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना ज़्यादा नहीं होता है. तो जो जब हम वो हाथ ऐसे कर रहे हैं डाइवर, तो क्या हो रहा है, वो उसका जो वो फोर्स है वो इतना इनफ है कि वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ वाटर को तोड़ सके एंड वो आगे मूव कर सके. The property observed is that the particles of matter have space between them. Definitely उसमें space है क्योंकि उसमें intermolecular force कम है तो उसमें space ज़्यादा है even. That the intermolecular force of attraction are not very strong. Therefore, diver's force is enough to overcome the force of attraction of water. तो जो डाइवर अगर थोड़ा भी फोर्स लगा रहा है तो वो इनफ है, किस लिए, जो वो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वाटर का उसको ओवरकम करने के लिए. नाउ
व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? बच्चों हमें पता है फिजिकल कितनी स्टेट्स होती है वाटर की? सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट्स में, सॉलिड एज आइस, लिक्विड एज वाटर, गैस एज वेपर्स। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे है हमें बताना है कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है, कौन सी स्टेट है वाटर की। अब हम यहाँ पे देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से कम सॉलिड में, दैट मीन्स इन आइस फॉर्म, 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा लिक्विड में, मतलब 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में वाटर की क्या स्टेट होती है? लिक्विड। एंड 100 से अबव, 100 डिग्री सेल्सियस से अबव वो वेपर्स में चेंज हो जाता है वाटर। वेपर्स मीन्स गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट। तो अब बच्चों यहाँ पे देखो, अ टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या रहता है? वो लिक्विड स्टेट में। लिक्विड स्टेट इट मीन्स वाटर, वाटर की स्टेट में रहेगा। अ टेम्परेचर ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस की फॉर्म में होता है, आइस इज सॉलिड। अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस में वो वाटर वेपर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। वेपर्स आर गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। अब टेम्परेचर ऑफ 250 डिग्री सेल्सियस, अब 100 डिग्री सेल्सियस से जब वो वाटर बनना, वेपर्स बनना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा बच्चों? वो वेपर्स की फॉर्म में होंगे, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे भी वो गैसियस स्टेट में होंगे। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। बच्चों इसका बहुत इजी फॉर्मूला है एंड ये 1 मार्क्स में ऑलमोस्ट आप देखोगे आपके जो शॉर्ट टर्म पेपर्स होते हैं 20 और 40 मार्क्स के, फिर मिड टर्म्स होते हैं या फिर जो आपके फाइनल होते हैं, उसमें ये एक क्वेश्चन जरूर आता ही आता है बच्चों। तो देखो पहले ये फॉर्मूला, इसे बिल्कुल रट लो। केल्विन इज, अगर हम कोई टेम्परेचर केल्विन में दिया है 273 केल्विन, हम ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस में। अब हमें क्या दिया हुआ है? 300 केल्विन, सॉरी हाँ 300 केल्विन, उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो 273 को हम माइनस कर देंगे। ये आपको थोड़ी बेसिक मैथ्स तो सबको आती ही है ना। तो 300 केल्विन को जब हमने 300 केल्विन में से जब 273 माइनस किया तो कितना आया? 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत बेसिक मैथ्स है, प्लस माइनस है, आप बहुत इजीली कर लोगे। अब सेम ऐसे ही कन्वर्ट इनटू केल्विन। अब बच्चों ये क्वेश्चन हम खुद करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट करना है। पहले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस जितना भी हमारे पास टेम्परेचर गिवन है, केल्विन में हमें चेंज करना है। 273 हमारे पास दिया हुआ है प्लस 100 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर? 373 केल्विन। ये हमारे पास केल्विन में टेम्परेचर आ गया। तो बच्चों बहुत इजी है, बहुत बेसिक मैथ्स है। आप एक या दो सम ट्राई कर लो, उसी से आपको आपका ये हो जाएगा। एंड जितना ही इजी है उतना इम्पोर्टेंट, बेशक ये 1 मार्क्स में है बट ये क्वेश्चन आता है पेपर में। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, why do we see water droplets on the outer surface of glass containing ice cold water? बच्चों आपने बहुत बार अपनी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व किया होगा कि आप एक ग्लास ऑफ वाटर है, उसमें मान लो आइस है, वो बहुत ठंडा ग्लास ऑफ वाटर, तो थोड़ी देर बाद उसके बाहर वेपर्स दिखने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है। देखो बाहर जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, इसका मतलब उनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। जब वो ग्लास ऑफ वाटर से टकराएंगे तो वहां पर क्या है? टेम्परेचर कम है, क्योंकि पानी ठंडा है तो टेम्परेचर कम है, तो वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, डिफ्यूजन कम होगा। डिफ्यूजन कम हो गया तो वो क्या होगा? पार्टिकल्स क्लोज आएंगे। अब जो गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स थे वो लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे, और जब वो उसे टकराते हैं, वो लिक्विड स्टेट में आते हैं, तो वो हमें बाहर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में दिखाई देते हैं ग्लास के बाहर। द वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर,
on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets. वो जो वहां पर उनके पास कोई एनर्जी है, जब वो ठंडे से टकराएंगे तो क्या होगे, वो अपनी एनर्जी लूज करेंगे, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, कम होगा ना, क्योंकि जैसे टेम्परेचर डिक्रीज हुआ तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे, उनकी एनर्जी लूज होगी और वो क्या हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएंगे. नेक्स्ट, why solid CO2 is stored under high pressure and low temperature. बच्चों solid CO2 को हम dry ice भी बोलते हैं, dry ice. अब solid CO2 को हाई प्रेशर में रखने का क्या रीजन है बच्चों? रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि जो solid CO2 है वो सब्लिमेबल सब्सटेंस है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो सकती है. अब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, सब्लिमेशन शो कर रही है. अब अगर वो सब्लिमेशन शो कर रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, उसको अगर हम हाई प्रेशर में वो स्टोर्ड है, उसको हमने बाहर निकाला, अब एयर में प्रेशर लो है, लो प्रेशर से क्या होगा, वो जो सॉलिड स्टेट में है वो डायरेक्ट गैशियस स्टेट में चेंज हो जाएगा एंड वो सारा हवा में इवेपोरेट हो जाएगा, हमें कुछ भी नहीं मिलेगा. Solid CO2 converts directly to gaseous state without coming into liquid state. Solid state में वो present है और वो direct gaseous state में change हो जाती है without coming into liquid state. That is why it is stored under high pressure, and to compensate the heat release due to high pressure, the temperature is kept low. अब देखो बच्चों, जब हम heat provide कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, intermolecular forces कम हो रहे हैं, वो दूर जा रहे हैं पार्टिकल्स, तो उनकी सॉलिड से लिक्विड में जा रहे हैं. अब देखो जैसे प्रेशर हमने क्या किया, हमने हाई प्रेशर अप्लाई किया, पार्टिकल्स पास आ रहे हैं, अब पास आ रहे हैं तो क्या एनर्जी वो रिलीज करेंगे ना, तो उसी रिलीज एनर्जी को कंपेंसेट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर लो रखते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas exerts pressure on the walls of the container, explain. बच्चों ये हमारा एनसीईआरटी इन-टेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो गैस है वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट करती है. अब कैसे, देखो बच्चों, जो गैस के मॉलिक्यूल्स है वो कोलाइड कर रहे हैं, वो अपने आप से भी कोलाइड कर रहे हैं एंड वो क्या कर रहे हैं, वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर है उससे भी कोलाइड करते हैं. तो उससे कोलाइड कर रहे हैं तो क्या, वो उसमें एक फोर्स लगा रहे हैं एंड प्रेशर का हमें ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो अभी आगे क्लासेस में आएगा आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया. प्रेशर का ये फॉर्मूला होता है. तो वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस पे, तो क्या उस पे प्रेशर, तो उस एरिया पे क्या हो रहा है, प्रेशर लग रहा है, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे प्रेशर जनरेट हो रहा है. The particles of gas move freely, due to which they collide each other and also to the walls of the container. Continuously and randomly, वो continuously and randomly वो मूव करते हैं, उनकी कोई एक फिक्स पोजीशन नहीं होती कि वो यहीं जाएंगे यहीं जाएंगे. एक सपोज दिस इज बीकर, दिस इज बीकर, पार्टिकल कोई यहाँ जा रहा है, किसी की मूवमेंट इधर है, किसी की ऊपर, तो डेफिनेटली जब उनकी एक रैंडम मूवमेंट है तो वो आपस में भी टकराएंगे एंड दे विल आल्सो कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. Therefore, the collision of the particles on the container exerts pressure on the wall. क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई होता है तो उस पर पर यूनिट एरिया पे फोर्स पर यूनिट एरिया इज व्हाट, प्रेशर. तो उस पर जब वो कोलाइड करते हैं तो प्रेशर जनरेट होता है. We can easily move our hand in the air, but to do the same through a solid block of wood, we need a karate expert. अब देखो बच्चों, ये मैं हाथ हवा में हिला रही हूँ, क्या मुझे कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, बट बहुत कम. बट अगर वही एक सॉलिड ब्लॉक है वुड का, उसको अगर मुझे तोड़ना है, या जैसे ये बोर्ड है, अगर मुझे इसे तोड़ना है तो मुझे किसी कराटे एक्सपर्ट की जरूरत है. ऐसा क्यों? तो क्या होता है बच्चों, जो गैसेस हैं उनमें क्या होता है, एयर में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, हमारा थोड़ा सा ही फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो इनफ होता है जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं गैसेस को सेपरेट करने के लिए, गैसेस में से मूव करने के लिए. बट सेम अगर हम
सॉलिड की बात करें उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, वो इतने कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं कि अगर हम उसमें से हाथ अपना वो करना चाहें, अपना हैंड उसके आर पार करना चाहें तो वो नहीं होगा। तो क्या हो, कराटे एक्सपर्ट क्या करता है, उनकी जो स्पीड होती है, हम ऐसे कर रहे हैं, हम मार रहे हैं डरते डरते, हमारे वहां तक स्पीड बहुत कम हो जाएगी, ब्लॉक को कुछ नहीं होना, हमारा हाथ टूट जाएगा। बट जब वही चीजें कराटे एक्सपर्ट करता है, उसकी जो स्पीड उसने यहाँ से स्टार्ट करी वो उतनी स्पीड से उस पर मारता है जिसकी वजह से वो टूट जाता है। उनका जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू आवर नॉर्मल ह्यूमन। Since air is gas and the force of attraction between the particles of gas are very less, force of attraction gases में बहुत कम होता है, which make it easy to separate the particles with the help of an external force। अब ये जो हम हल्का सा external force लगा रहे हैं उसी में वो particle separate हो जाएंगे। Hence we can easily move our hand in air, whereas in case of solid the force of attraction is very strong and we need very high force to separate the particles, hence we need a karate expert to do so। now बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे हो रही है बच्चों? पहले हमें पता है इवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना। ये एक बीकर है हमारे पास। अब बच्चों क्या होगा, इसमें बहुत सारे वाटर के पार्टिकल्स हैं, बट कुछ पार्टिकल्स जो सरफेस पे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो अंदर पार्टिकल्स हैं उनसे ज्यादा है। अब यहाँ ये जो है पार्टिकल्स, इनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, ये और एनर्जी ले लेते हैं फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से एनर्जी इन्होंने कैसे ली, द फॉर्म ऑफ हीट, जिसकी वजह से ये क्या हो गए, ऊपर इवेपोरेट हो गए, ऊपर वेपर्स बन गए, ये वेपर बन गए। अब इन्होंने यहाँ से हीट ली तो यहाँ जो ये जो सराउंडिंग है इसका, ये जो सराउंडिंग है इसकी हीट तो क्या हो गई, कम हो गई। क्यों? बिकॉज वो हीट वेपर्स बनाने में चली गई। अगर वेपर्स बनाने में वो हीट चली गई तो सराउंडिंग में हीट नहीं रही, और हीट नहीं रही तो क्या हुआ, वो कूलिंग होगी, उसके बाद वहां पे हीट खत्म होगी, एनर्जी खत्म होगी, तो दैट विल कॉज कूलिंग। During evaporation, the particles of liquid absorb the heat from the surface and convert it into vapors, utilizing the absorbed heat। जो उन्होंने heat absorb की उसको utilize करेंगे और water vapors में change हो जाएंगे। This absorption of heat from the surface will be producing a cool surface। जब वो heat use हो गई तो क्या बचा वहां पे, कुछ नहीं बचा, वहां पे कुछ नहीं बचा, तो वहां पे क्या होगी, कूलिंग हो जाएगी। Simple. Give reason. A gas completely fills the vessel in which it is kept। बच्चों देखो, हमने पानी भरा, हमने जितना भरा वो उतना ही, अगर हमने आधा भरा तो वो आधा ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि हमने 100 ml बीकर में 50 ml पानी भरा तो वो पूरे को कवर कर लेगा, नो। बट एक 100 ml बीकर है, उसमें जो एयर है वो पूरे कंटेनर को में फिल्ड होती है। ऐसा क्यों होता है? The particles of gas has negligible force of attraction। अब बच्चों हमने बार बार हम यही बोल रहे हैं कि उनमें जो force of attraction है that is negligible between them, because of which the particles move freely in all directions, filling the whole container of gas kept in which it is kept। तो वो क्या होगा, वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, वो इतना उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेग्लिजिबल है जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, और फ्रीली मूव कर रहे हैं तो क्या, वो पूरे कंटेनर है उसको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, why it is that on increasing the wind speed the rate of evaporation increases। ऐसा क्यों होता है बच्चों की, जैसे विंड स्पीड बढ़ रही है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। आपने अपने डेली लाइफ में फिनोमिना देखा होगा, पानी सॉरी जो कपड़े मम्मा बाहर सुखा रही हैं, अगर हवा चल रही है, मम्मा बोलती है ना कि हवा चल रही है आज तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे, तो वो क्यों हो रहा है, वाई इट इज सो। तो क्या है बच्चों, मान लो जो एनवायरनमेंट है, जो वहाँ की सराउंडिंग है, उसमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स उसमें प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से जो और वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट हो रहे हैं, जो पानी इवेपोरेट होके वेपर में बन रहा है, तो वो एक्स्ट्रा नहीं ले पा रही है, क्योंकि सराउंडिंग की भी अपनी एक लिमिट है, वो इतना ही ले सकता है। तो जब विंड आएगी तो वो क्या करेगी,
वो उन वाटर ड्रॉपलेट्स को मूव असाइड कर देगी, वो ड्रॉपलेट्स आगे चली जाएंगी, जिसकी वजह से वहां पे स्पेस बन जाएगा और वाटर ड्रॉपलेट्स के आने के लिए। तो और जितना ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेट होंगे, सॉरी, जितना ज्यादा वाटर ड्रॉपलेट्स वेपर में चेंज होंगे, उतना ही ज्यादा इवेपोरेशन होगा, और इवेपोरेशन होगा तो विंड स्पीड होगी, तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। When we increase the speed of the wind, the particles of vapor are blown away with them. जो particles of vapor है वो उसके साथ चले जाएंगे, वो blow away, वो आगे चले जाएंगे। The more water vapors in the air are blown away when the speed of the wind is increased. जितनी wind की speed increase होती जाएगी, उतनी ही ज़्यादा वो water vapors को अपने साथ ले जाएगी, making the room for more water vapors, thus increasing the rate of the evaporation. और ज़्यादा फिर वहाँ पे स्पेस बन जाएगा वाटर वेपर्स के लिए, और इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी। What we say that evaporation is why do we say that evaporation is a surface phenomena? हम क्यों बोल रहे हैं उसको surface phenomena? Because जो अभी हमने देखा, ये बीकर है हमारे पास, ये हमारे पास एक बीकर है। बीकर में जो ऊपर के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी एनर्जी, उनका जो मूवमेंट है वो कंपैरेटिवली नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनसे ज़्यादा है। तो ये क्या, जो लिक्विड चेंज होता है वो वेपर्स में, वो सिर्फ अपर सरफेस का, जो अपर लेयर है सिर्फ उसका होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना, बिकॉज वो सरफेस पे हो रही है। अगर हम इसका सरफेस बढ़ा देते हैं, अगर हम ये, अगर सपोज हमने इसका सरफेस इतना बढ़ा दिया, तब वो इवेपोरेशन इतने सरफेस पे होगी, इस सरफेस पे होगी। अगर हमने बीकर छोटा कर दिया, उसको नैरो कर दिया, अगर हमने बीकर नैरो कर दिया है, तो इवेपोरेशन इतने सरफेस पे होगी, इस सरफेस पे होगी। तो ये क्या बोल रहा है, ओनली द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी। जो पार्टिकल्स सरफेस पे है सिर्फ वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एंड गेट कन्वर्टेड इनटू द वाटर वेपर्स। Therefore evaporation is called a surface phenomena. इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, evaporation को surface phenomena. What happens when we apply pressure to the particles of the matter? अब हमने particles of matter पे pressure apply किया, हम pressure apply कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, particles of matter will come closer. And एक आता है जब वो इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो उनकी स्टेट चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हम सिंपली बताएंगे, प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज अ, पहले प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज अ फोर्स अप्लाइड पर क्रॉस सेक्शनल एरिया। प्रेशर मैंने अभी आपको बताया, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया व्हाट, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो उसके क्रॉस सेक्शन है उसका एरिया। Therefore, when we apply pressure to the particles of matter, जब हम particles of matter पे pressure apply करेंगे, the force applied bring the particles close to each other. तो उससे क्या होगा, जो particles पे force apply होगा वो पास पास आएंगे, and पास पास आएंगे तो ऐसा भी होता है, फिर उनकी state change हो जाती है जब वो बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। What happens when the temperature of solid increases? क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड बढ़ाएंगे हम, आइस है, हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया तो वो लिक्विड में चेंज होगा। कोई भी सॉलिड उसका हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बच्चों, स्टेट चेंज होगी। स्टेट चेंज होगी तो वो किस में, लिक्विड में चेंज होगा। और लिक्विड में चेंज होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, बिकॉज जो उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड है। जैसे सपोज करो सॉलिड है, हम उसे टेम्परेचर दे रहे हैं, उसके जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव करेंगे, उनमें डिफ्यूजन होगा। टेम्परेचर का जो फोर्स ऑफ टेम्परेचर की वजह से जो पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, कम होगा तो वो फ्रीली मूव करेंगे, एंड फ्रीली मूव करेंगे तो वो क्या, उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। When we increase the temperature of the solid, we are giving energy to it. हम क्या कर रहे हैं, उसको एनर्जी दे रहे हैं। That energy is utilized in increasing the kinetic energy of the particles, and as a result the speed of the particles increases.
जो पार्टिकल्स अभी सॉलिड में बिल्कुल बस वाइब्रेट कर पा रहे थे, बिल्कुल हिल नहीं पा रहे थे, उनका क्या होगा, अब उनकी स्पीड बढ़ेगी एंड दे वाइब्रेट मोर फ्रीली, वो ज्यादा फ्रीली वाइब्रेट करेंगे वंस द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक टेम्परेचर आएगा जो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो ओवरकम कर लेंगे एंड एज सुन एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम्स बिटवीन देम दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली। और मूविंग फ्रीली जब व्हेन दे स्टार्ट मूविंग फ्रीली तो क्या होगा, उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो सॉलिड से लिक्विड में चले जाएंगे। नाउ बच्चों, द अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, व्हाई? मैं बोलूं ये पेन सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, क्यों है? चेयर है सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, क्यों है? कोई भी चीज रूम टेम्परेचर पे सॉलिड क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें हम उसकी प्रॉपर्टीज बताएंगे सॉलिड। अब यहाँ पे हमने सॉलिड की सारी प्रॉपर्टीज बताई हैं। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप, distinct boundaries, fixed volume, that is they have negligible compressibility. Solids have tendency to maintain their shape when subjected to outside force. कोई भी external outside force उस पर लग रहा है तो वो अपनी शेप को चेंज करने की शेप चेंज इतनी इजीली नहीं करेंगे, वो उसे रेजिस्ट करेंगे कि उनकी शेप चेंज ना हो। Solid may break under force, but it is difficult to change their shape, so they are rigid. उनका क्या टाइप है? रिजिड। लिक्विड क्या होते हैं? फ्लूइड्स होते हैं। सॉलिड क्या होते हैं? रिजिड। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस पे why 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ज्यादा इफेक्टिव क्यों है वाटर से? Ice produces more intense cooling effect as compared to the water at 273 Kelvin because at 273 Kelvin ice absorb latent heat of fusion. Ice क्या करती है? latent heat of fusion मतलब जो heat उसको provide करे वो अपने अंदर लेती है, absorb करती है from the surrounding and gets converted into water. Therefore, ice at 273 Kelvin is more effective in cooling than water at the same temperature. सेम टेम्परेचर पे कूलिंग का इफेक्ट ज्यादा कौन देगी? आइस देगी। We can get the smell of perfume sitting several meters away. Why? अब बच्चों स्मेल ऑफ परफ्यूम इट्स अ मैटर। हम दूर बैठे हमारा रूम के एक कॉर्नर में, जैसे इंसेंस स्टिक का एग्जांपल लिया था हमने चैप्टर पढ़ाते टाइम, तो एक कॉर्नर में हमने परफ्यूम स्प्रे किया तो ऐसा क्या हो रहा है उसमें कि हम रूम के दूसरे कॉर्नर में बैठे हैं या फिर हम किसी से बाहर मिलते हैं तो उनको वो स्मेल फ्रेग्रेंस आती है। कैसे? बिकॉज जो परफ्यूम के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज करते हैं। डिफ्यूजन की वजह से क्या होगा, वो पूरे सराउंडिंग में फैलेंगे, वो उनकी काइनेटिक एनर्जी वो मूव उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करेंगे और फ्रीली मूव करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, वो पूरा उनका डिफ्यूजन हो जाएगा। Volatile substances such as perfume change from liquid state to gaseous state. Liquid से ये gaseous state में change हो जाते हैं very fast, which allow them to diffuse and mix up with the air particles to reach our nostrils. वो air particles के साथ क्या mix कर जाएंगे जिसकी वजह से उनका diffusion क्या होगा, जो gases में diffusion होता है सबसे ज़्यादा होता है, सबसे fastest होता है, तो वो पूरे सराउंडिंग में डिफ्यूज कर जाएंगे। देयरफॉर वी गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सेटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हम कुछ मीटर्स अवे भी बैठे हैं तभी हमें परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाई? वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है, गिव रीजन। कैसे? तो बच्चों हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे कोई भी सब्सटेंस वाटर क्या होगा? सॉलिड में होगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस। उससे
कम टेम्परेचर होगा तो वो सॉलिड में होगा। 0 से 100 डिग्री सेल्सियस में वो क्या लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो क्या वेपर फेज में आ जाएगा। नाउ वाटर एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर हम बेसिकली 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलते हैं। For a temperature of less than 0 degree Celsius, water is in solid state. For 0 to 100 degree Celsius, water is in liquid state. And for the temperature above 100 degree Celsius, water is in gaseous state. Since room temperature always lie between 0 to 100 degree Celsius, हमारा रूम टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है और 100 डिग्री सेल्सियस से कम। Within this range, the physical state of water is liquid. So water is liquid at room temperature. Naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. बच्चों आपने कभी देखा होगा जो सर्दियों के कपड़े जब मम्मा वापस बेड में अलमीरा में कबर्ड में रखते हैं तो उनमें नेपथलीन बॉल्स रख देती हैं। एंड जब हम उसे वापस कुछ महीनों बाद खोल के देखते हैं तो क्या होता है वो नेपथलीन बॉल्स गायब मिलती हैं। तो वो कहाँ गायब हुई कैसे? तो दे आर सब्लिमेबल सब्सटेंसेस। नेपथलीन क्या है सब्लिमेबल है, वो डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड डायरेक्ट सॉलिड से वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। Sublimation can be defined as the conversion from the solid state to the gaseous state of matter with no intermediate liquid state. उसमें liquid state नहीं आती। Naphthalene balls have the property of sublimation because of which they directly change from solid to the gaseous state. Solid से directly बच्चों वो gaseous state में change हो जाते हैं without conversion into liquid state. Hence, naphthalene balls will be वैनिशिंग विद टाइम लिविंग नो सॉलिड। तो वो क्या होगा टाइम के साथ वो वैनिश आउट हो जाएंगी और उसका सॉलिड का कोई पार्टिकल वहां पर नहीं दिखेगा। व्हाट प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम? तो बच्चों स्टीम या बॉइलिंग वाटर कौन सा ज्यादा सीवियर बर्न कॉज करेगा हम देखते हैं। व्हेन स्टीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू बॉइलिंग वाटर इट रिलीजेस लेटेंट हीट ऑफ वाटर। तो क्या होगा जब स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो वो लेटेंट हीट ऑफ वाटर रिलीज करेगा विच रिजल्ट्स मोर सीवियर बर्न्स व्हेन कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर। तो जो स्टीम है उसके पास एनर्जी ज़्यादा है जिसकी वजह से उसका जो बर्निंग सेंसेशन होगा वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू द बॉइलिंग वाटर। Why should we wear cotton clothes in summer? बच्चों हमने आप हर कोई समर में कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करता है। वाई इट इज सो? क्यों? क्योंकि जो स्वेट रिलीज होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कॉटन का क्लोथ एंड एब्जॉर्ब करके वो एनवायरनमेंट से एक्सपोज कर देता है। एनवायरनमेंट से एक्सपोज जब वो होगा तो स्वेट में इवेपोरेशन होगी और कूलिंग कॉज करेगा। वी मस्ट वेयर क्लॉथ्स विच अलाउ इजी इवेपोरेशन एंड कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन से क्या होगी कूलिंग होगी। कूलिंग इज कॉज बाय गेनिंग एनर्जी फ्रॉम द बॉडी। अब जो हम इवेपोरेशन हमें पता है कैसे होता है वो एनर्जी गेन करेगा। जहाँ तो एनर्जी गेन करेगा तो सराउंडिंग की एनर्जी लूज हो जाएगी जिसकी वजह से सराउंडिंग कूल हो जाएगा एंड चेंज इनटू वेपर लीविंग द बॉडी कूल। इन समर कॉटन क्लॉथ शुड बी वॉर्न बिकॉज कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर। कॉटन क्या है अच्छा एब्जॉर्बर है। हेल्प इन एब्जॉर्बिंग स्वेट and exposing it to the atmosphere for easy evaporation। एटमोसफेयर में वो इजीली एक्सपोज हो जाता है और उसके अंदर फिर इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है। Why does palm feel cold when we put some acetone or petrol or perfume on it? तो बच्चों हमारी पाम को ठंडा क्यों लगता है? जब हमने कोई एसीटोन या कोई पेट्रोल हमारी स्किन से टच होता है तो वो हमें बहुत ठंडी सेंसेशन देता है। क्यों? बिकॉज ये वॉलेटाइल सब्सटेंस है। ये जैसे हमने पाम पे पुट किया तो ये उड़ जाएंगे मतलब क्या होगा वेपर्स में चेंज हो जाएंगे। अब लिक्विड से वेपर में चेंज होने के लिए इनको डेफिनेटली एनर्जी तो चाहिए। तो हमारी पाम पे जो हमारी पाम है उससे ये एनर्जी लेंगे। अब वहां से जो इन्होंने एनर्जी ली वो हीट की फॉर्म में ली तो वहां की एनर्जी वहां की हीट तो इन्होंने वहां की हीट तो वेपर बनाने में चली गई तो वो क्या हो गया वो सरफेस को कूल कर देगी। परफ्यूम पेट्रोल एंड acetone are volatile substance. If we put on palm they absorb heat from the palm and evaporate and causes cooling. Why are we able to sip
hot tea or milk faster from a saucer rather than a cup? बच्चों, जो सॉसर होता है उसमें क्या होता है, उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस फास्ट होगा। इवेपोरेशन का प्रोसेस जितना फास्ट होगा तो वो क्या, सराउंडिंग को कूल करेगा। वो चाय उतनी जल्दी ठंडी हो जाएगी, और ठंडी हो जाएगी तो उसके सिप लेना इजियर होगा कंपेयर टू द कोल्ड वन। As we use saucer instead of a cup, the surface area increases, the rate of evaporation increases. Surface area बढ़ेगा तो क्या होगा, evaporation बढ़ेगा। evaporation बढ़ेगा तो क्या होगा, allow it to cool faster and taking a sip becomes easier. Why does desert cooler cool better on a hot dry day? बच्चों देखो क्या होगा, हॉट ड्राई डे है तो क्या, गरम गरम हवाएं चलेंगी। गरम गरम हवाएं चल रही है तो क्या हो रहा है, गरम गरम हवा जब उस सपोज डेजर्ट कूलर के अंदर जब वो एंटर करी, वहां पे जो पानी है उसमें ड्रॉपलेट्स होंगी जो सराउंडिंग है, तो वो उस ड्रॉपलेट्स को हटा देती है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होगा, एनवायरमेंट कूल हो जाएगा। एंड कूल होगा तो वो ठंडी हवाएं देगा। इन डेजर्ट कूलर व्हेन हॉट एयर एंटर थ्रू द stromates, it evaporates the water at the faster rate. क्या होगा बच्चों, जो वहां पे पानी होगा वो फास्टर रेट पे इवेपोरेट होगा, बिकॉज वो एनर्जी कहाँ से लेगा, वो टेम्परेचर, जो हॉट एयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, डिफ्यूजन ज्यादा होगा, एंड एनर्जी ले लेगा और उसके बाद वो फास्टर इवेपोरेट करेगा। Because the rate of evaporation is faster on a hot dry day, and because of faster evaporation rate, it cools the air more conveniently on a hot dry day. How does water kept in an earthen pot become cool during summer? मटके का पानी हम सबने पी रखा है, सबने पिया है ना। तो अब ये बताओ, जो नॉर्मल हम आरओ से पानी पी रहे हैं उससे कंपेयर करें तो मटके का पानी कितना ठंडा होता है। अब वो क्यों होता है, देखो बच्चों, सपोज ये एक अर्दन पॉट है, ड्राइंग पे मत जाना बच्चों, ये अर्दन पॉट। अब इसमें क्या है बच्चों, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स हैं। अब इसमें जो हमारा पानी भरा हुआ है, सपोज ये हमारा पानी है, हम उल्टा कर रहे हैं, मटका लाल होता है वो हम ब्लू बना रहे हैं, पानी ब्लू होता है वो हम लाल बना रहे हैं। ये इसमें ये पानी भरा हुआ है तो क्या होगा बच्चों, अब इस मटके से जो इसमें पोर्स है, वाटर विल सीप आउट होगा, तो वो क्या करेगा, अब वो इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट कैसे होगा, एनर्जी वो सराउंडिंग से तो लेगा ही लेगा, एनर्जी यहाँ से तो लेगा ही, साथ में जो अंदर वाटर है उसके अंदर जो वाटर क्या है, गर्म है, गर्म है, उसमें हीट एनर्जी है, वो अंदर से एनर्जी भी ले जाएगा। तो इवेपोरेट होने के लिए उसने बाहर से तो एनर्जी ली, साथ के साथ अंदर से भी, वो वाटर से भी एनर्जी लेता है। अब वाटर से एनर्जी ली तो क्या हुआ, वहां की हीट खत्म होगी, वहां की हीट खत्म हो गया तो क्या, मेक द सराउंडिंग कूल, तो ये पानी क्या हो जाएगा, ठंडा ठंडा, कूल कूल। Evaporation of water happens through small pores. It takes latent heat required for vaporization from the earthen pot. जो उसके अंदर पानी है earthen pot में, उससे वो पानी हीट लेगा। हीट कौन सी, latent heat of vaporization. Hence water loses the heat. Water loses the heat and it will making the water inside the pot cool. तो उससे क्या होगा, पानी जो अंदर का मटके का पानी है वो ठंडा हो जाएगा। Liquid to gas and gas to liquid changes are called. बच्चों आई थिंक ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देती हूँ। देखो बच्चों, लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड, पहले हम यही देख लेते हैं। लिक्विड टू गैस हम बोलेंगे वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस। नाउ गैस टू लिक्विड, देखो बच्चों इवेपोरेशन होता है, हमने वाटर साइकिल पढ़ी है, उसमें क्या होता है, वाटर वेपर्स इवेपोरेट होते हैं, बाद में वो क्लाउड्स जाते हैं तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, तो वहां पे वो प्रोसेस क्या हो रहा है, कंडेंसेशन।
उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस टू लिक्विड जो चेंज हो रहा है उसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ये हमारे हो गए क्वेश्चन का आंसर। अब साथ में हम बाकी भी देख लेते हैं, बिकॉज ये एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसका लास्ट क्वेश्चन है, वो डायग्राम की फॉर्म में है, ये हम इस फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ से समझ लो सेम क्वेश्चन है वो भी। सॉलिड से कोई भी चीज सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है तो वो क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है तो वो क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है। फ्यूजन या फिर बोल सकते हैं लिक्विफिकेशन। कोई चीज लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रही है तो वो क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन। कोई सॉलिड से गैस में चेंज हो रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में होगा तो क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। तो बच्चों ये प्रोसेस, इसके नाम अच्छे से याद रखना। सॉलिड से लिक्विड में क्या हो रहा है, फ्यूजन। लिक्विड से सॉलिड में क्या हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से गैस बन रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वेपराइजेशन। गैस से लिक्विड बन रहा है तो क्या हो रहा है, कंडेंसेशन। सॉलिड से गैस बन रहा है तो क्या हो रहा है, सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड बन रहा है तो क्या हो रहा है, डिपोजिशन। नाउ liquid generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water. बच्चों डेंसिटी सॉलिड्स की ज़्यादा क्यों होती है, बिकॉज वो पार्टिकल्स इतने कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। डेंसिटी इज इक्वल्स टू, डेंसिटी इज व्हाट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो उसका क्या है, मास, वो बहुत ज़्यादा एक वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा मास जब इकट्ठा हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वहीं लिक्विड में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो एक पर्टिकुलर बीकर में उसकी पार्टिकल्स वो दूर दूर होंगे तो उसका मास क्या होगा, कंपैरेटिवली लूजर होंगे वो, जो दूर दूर होगा मास, और पार्टिकल्स फ्रीली मूविंग होंगे। तो अब भी बोल रहा है कि लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड। तो अगर पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उसकी डेंसिटी कम होगी, एंड वहीं सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये बोल रहे हैं फिर आइस जो एक सॉलिड है वो कैसे फ्लोट कर रहा है। तो वो जो आइस में क्या होता है, एयर पोर्स होते हैं, एयर छोटे छोटे एयर पोर्स होते हैं जिसमें एयर फील्ड होती है, और एयर फील्ड की वजह से क्या होता है, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो क्या, जो वाटर की डेंसिटी से भी कम उसकी डेंसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो वाटर पे फ्लोट करती है। सिंस आइस हैव स्पेस बिटवीन देम, स्पेसेस होते हैं जिसको हम एयर पोर्स भी बोल देते हैं, ड्यू टू विच इट बिकम्स लेस इन वेट एज कंपेयर टू वाटर। तो वाटर से भी उसका वेट लेस हो जाता है, एंड हेंस आइस फ्लोट्स ऑन द वाटर। For any substance, why does temperature remain constant during the change of the state? कोई भी सब्सटेंस है उसके लिए जब उसकी स्टेट चेंज हो रही है तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, टेम्परेचर बढ़ता क्यों? हम जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो जा कहाँ रही है, तो इसका आंसर है बच्चों लेटेंट हीट। वो हीट कौन सी होगी, लेटेंट हीट। अब हम पढ़ते हैं, ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट ऑल एनर्जी गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट by overcoming the forces of attraction between them. That's why temperature remains constant during the change of the state of the matter. तो क्या हो रहा है, जैसे हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हीट जा कहाँ रही है, टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, जिसकी वजह से वो जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है। जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहता है, जबकि उसकी स्टेट चेंज हो रही है। जब वो पूरा स्टेट चेंज हो जाएगी, सॉलिड से वो लिक्विड में चला जाएगा, तो फिर वो टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट होगा, वो टेम्परेचर राइज हो जाएगा। सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं हम, डेफिनेटली डिक्रीज द टेम्परेचर एंड इंक्रीज द प्रेशर। जस्ट अ मिनट बच्चों, to liquefy atmospheric gases, yes,
जब हम एटमॉस्फेरिक गैसेस है उसको हम लिक्विफाई कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे? गैसेस में जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स में वो बहुत ज़्यादा है, तो जब हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर, क्या होगा? पार्टिकल्स पास पास आएंगे, उनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों? उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे एंड टेम्परेचर डिक्रीज। इफ ह्यूमिडिटी इन द एयर इंक्रीजेज देन रेट ऑफ इवेपोरेशन। अब बच्चों देखो, ह्यूमिडिटी क्या है? जो हमारे सराउंडिंग में वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, वेपर्स होते हैं उसमें एयर में, तो वो ह्यूमिडिटी है। तो एयर जो है वो भी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन कर सकती है, तो उससे ज़्यादा अगर हो जाए, उससे ज़्यादा वो ले नहीं सकती है। तो जब इवेपोरेशन होगा तो क्या होगा? पार्टिकल्स और जाने की कोशिश करेंगे बट वो जा नहीं पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी जो सराउंडिंग है उसमें बहुत सारे वेपर्स पहले से प्रेजेंट है। तो क्या होगा? इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगी कि जो पार्टिकल्स वेपर में, लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर में चेंज ही नहीं हो पाएंगे, तो इवेपोरेशन तो हो ही नहीं रही है एंड ह्यूमिडिटी की वजह से क्या हो रहा है? फिर इवेपोरेशन डिक्रीज हो रही है। अब बच्चों हम एक डिफरेंस देखते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी शेप। सॉलिड की क्या होती है? डेफिनेट होती है, फिक्स्ड शेप होती है। लिक्विड की नॉट फिक्स्ड, गैसेस की नॉट फिक्स्ड। वॉल्यूम, वॉल्यूम सॉलिड्स की फिक्स्ड होती है, यस फिक्स्ड होती है। गैसेस की वॉल्यूम फिक्स्ड, सॉरी लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स्ड, गैसेस की वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड। टाइप, सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं? रिजिड। मैंने अभी आपको ऊपर भी बताया, liquids and gases because they have the property to float, they can move, so they are known as fluids. Compressibility, compressibility is what? जो हम इसे दबा रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या ये पिचक जाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगा? नो। तो कंप्रेसिबिलिटी इन सॉलिड इज नेग्लिजिबल। लिक्विड्स में मॉडरेट कुछ हद तक हो जाते हैं एंड डेफिनेटली गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी। डेंसिटी हाई, सॉलिड्स के पार्टिकल्स बहुत ऐसे कंडेंस्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से उनकी डेंसिटी हाई होती है। लिक्विड्स की मॉडरेट एंड गैसेस की डेंसिटी, सॉरी यहाँ पे गैसेस की डेंसिटी लो। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगी। जो पार्टिकल्स बहुत पास पास है, क्यों है? बिकॉज इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हाई है। इनमें मॉडरेट है, इनमें बहुत लो है। स्पेस आप देख सकते हैं बिल्कुल कम्पैक्टली पैक्ड है, नेग्लिजिबल स्पेस है। मॉडरेट स्पेस, इसमें स्पेस इज हाई, इसमें बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है जैसे कि हम देख सकते हैं। तो बच्चों ये थे मैटर इन आवर सराउंडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपने अच्छे से इनको समझा होगा। एक बार इनकी रीडिंग लीजिए एंड डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा एंड आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ऑल द बेस्ट बच्चों।